Assalamualaikum, this is Hadika Waleed. Hope you all are doing well. In this channel, I will upload all the videos related to education. As much as I have knowledge, I will try my best to share it with you. In today's video, I will tell you about types of sampling, जिसमें हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी की फर्दर टाइप्स के बारे में और नॉन प्रोबेबिलिटी की फर्दर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और एट दी एंड हम इन दोनों का जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्यों प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी से डिफ्रेंशिएट करती है. सो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिटेल में और शायद थोड़ा सा लेंथी होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. हम सबसे पहले सैम्पलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं. सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसीजर टू सेलेक्ट अ सैंपल फ्रॉम इंडिविजुअल और फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ रिसर्च पर्पस. ठीक हो गया. बेसिकली सैम्पलिंग क्या है? एक प्रोसीजर है जो सेलेक्ट करती है सैंपल को. इंडिविजुअल से भी वो सैंपल ले सकती है और लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से भी वो सैंपल ले सकती है. किस पर्पस के लिए? रिसर्च पर्पस के लिए. ठीक हो गया. Sampling is a technique of selecting individual member or a subset of the population to make statistical inferences from them and estimate characteristic of the whole population. ठीक है. बेसिकली एक टेक्निक है जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करती है या पॉपुलेशन में से इंडिविजुअल्स को या सैंपल को सिलेक्ट करती है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस के लिए. ठीक है. मतलब कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस को कलेक्ट करने के लिए पूरे होल पॉपुलेशन में से. When you conduct research about a group of people, it's rarely possible to collect data from every person in that group. Instead, you select a sample. The sample is the group of individual who will actually participate in the research. कहते हैं कि जब आप लोगों ने रिसर्च कंडक्ट करनी होती है तो आप लोगों को डाटा लेना पड़ता है. तो ये बहुत ही कम होता है कि आप लोग एक एक बंदे से जो है वो डाटा कलेक्ट कर लें. तो इसकी वजह से आप लोग जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करते हैं. अब वो जो सैंपल होता है वो किसी इंडिविजुअल से भी लिया जा, मतलब कि एक पूरे पॉपुलेशन में से हम लोग कुछ सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं. तो सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है. हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिसर्च. मतलब कि जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया होता है रिसर्च में, हम लोग उन इंडिविजुअल्स को पकड़ते हैं और उनसे सैंपल जो है वो अपना कलेक्ट कर लेते हैं. आगे टाइप्स क्या है सैम्पलिंग की? तो उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ गई. ठीक है. और नॉन प्रोबेबिलिटी है. हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं. इज अ सैम्पलिंग टेक्निक वेयर आर रिसर्चर सेट्स अ सिलेक्शन ऑफ अ फ्यू क्राइटेरिया एंड चूजेस मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन रैंडमली. अब आप लोगों ने इसमें रैंडमली का वर्ड याद रखना है कि वो पॉपुलेशन को रैंडमली चूज करता है. All the members have an equal opportunity to be a part of the sample with this selection parameter. मतलब कि इस सैम्पलिंग में तमाम मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है जब सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है. तो वो रैंडमली होता है. और जो हमारा दूसरा इसकी है, कहता है कि इन्वॉल्व रैंडम सिलेक्शन अलाउइंग यू टू मेक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस अबाउट द होल ग्रुप. मतलब इसमें हम लोग रैंडमली सिलेक्शन करते हैं और हम लोग तमाम मेंबर्स हैं उसमें उसको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग बैठ के जिस मर्जी में से सैंपल जो है वो कलेक्ट कर लिया जाए. ठीक हो गया जी. तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? कि द रिसर्चर चूजेस मेंबर फॉर रिसर्च एट रैंडम. दिस सैम्पलिंग मेथड इज नॉट अ फिक्स्ड और प्री डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पॉपुलेशन टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बी इंक्लूडेड इन अ सैंपल. इसमें इन्वॉल्व होती है बेसिकली नॉन रैंडम सिलेक्शन में. हम लोग उसमें प्री प्लान्ड होते हैं कि भाई हम लोगों ने यहाँ से जाके जो है सैंपल को वो कलेक्ट करना है. ठीक है. इसका तो भाई वो हिसाब हो गया कि अब जो टीचर्स हैं ना आमतौर पर उन्होंने अपने नीचे रख लिए हुए असिस्टेंट्स. वो क्या करते हैं कि जब प्रिपरेशन डेज होते हैं ना स्टूडेंट्स के, स्पेशली 9-10 की, तो वो ना अपने असिस्टेंट्स को भेजते हैं. मीन जो टीचर हो गया वो कोई मेल फीमेल बहुत, ठीक है ना, उनको भेजते हैं क्लासेस में. तो क्लासेस वो के भी सुनने के लिए बच्चों को ना कि बच्चों ने कितना तैयार कर लिया है अपना जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं. तो बेसिकली ना एक नॉन रैंडम होती है ना. मीन टीचर्स को पहले से ही पता होता है कि भाई इसने सुनने के लिए आना और इसने जाके रिपोर्ट जो है वो सर को देनी है. तो टीचर क्या कहती है, जो नकम्मे बच्चे होती हैं ना उसको अपने पास मतलब कि ना एक ग्रुप बना के बिठा लेते हैं. और जो लाइक बच्चे होते हैं उसको मतलब पूरी क्लास में ना कहीं ना कहीं बिठा देते हैं ताकि जो भी सुने तो वो बच्चा जो है वो खड़ा होकर ईजिली सुना सके. तो बेसिकली ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है कि हम लोग अपनी मर्जी से फिर जिस मर्जी को सिलेक्ट कर सकते हैं. वो हमारी होती है
नॉन रैंडम, ठीक है ना। और अगर आप लोग इसको प्रोबेबिलिटी में देख लें तो प्रोबेबिलिटी में आप लोग इसका ये हिसाब लगा लें कि टीचर्स जो हैं वो उनको कोई अवेयरनेस नहीं होती कि भाई कोई सुनने के लिए आ रहा है हमारे स्टूडेंट से लर्निंग, तो वो बिल्कुल ही बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि उन्हें पता भी नहीं होता, कुछ लगा हुए बच्चों से सुन लिया जाता है और उनको नहीं आता। तो ये बेसिकली जो है वेरिएशंस तो आती ही हैं। आप लोग की इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं। आगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ गई, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग आ गई, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आ गई एंड एट द एंड क्लस्टर सैम्पल आ गया। ओके जी, तो अब हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कैसी टेक्निक है और हम लोग इसमें कैसे जो है वो अपना सैंपल जो है वो सेलेक्ट करते हैं। कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक दैट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है, is the simple random sampling method is reliable method of obtaining information where every single members of a population is chosen randomly merely by chance. Each individual has the same probability of being chosen to be a part of a sample. कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें टाइम भी कम लगता है और रिसोर्सेज भी इतने नहीं लगते और सैंपल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। बेसिकली ये रिलायबल मेथड है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि इसमें हर मेंबर को इक्वल चांस मिलता है, इक्वल उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तमाम जो है वो होल पॉपुलेशन को बिठाया जाता है और उसमें से सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इन अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग every member of the population has an equal chance of being selected. Your sampling frame should include the whole population, ठीक है, मतलब सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर तमाम पॉपुलेशन जो है वो इंक्लूड होती है। टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन यूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर्स और अदर टेक्निक्स दैट आर बेस्ड इंटायरली ऑन चांस। कहते हैं कि इस तरह की सैम्पलिंग को कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को जिस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं उनमें रैंडम नंबर जनरेटर्स आ जाते हैं और दूसरी टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि हमारी तमाम कम्युनिटी में से थोड़ा सा सैंपल जो है वो कलेक्ट करने के काबिल हो। आगे है जी हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। टू चूज द सैंपल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें जो है वो सैंपल मेंबर्स को चूज किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स के साथ, ठीक है, मीन के दिन ब दिन के वक्फे के साथ जो है वो इसको चूज किया जाता है। It requires the selection of a starting point from the sample and sample size that can be repeated at regular interval. इसमें रिक्वायर किया जाता है सिलेक्शन के हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से सिलेक्ट करें और हम लोग सैंपल हम लोगों ने बना लिया, उसके बाद हम लोग सैंपल साइज को मतलब कि कंडक्ट करें, कंस्ट्रक्ट करें और उसको रिपीट करें रेगुलर बेसिस पे, मीन रेगुलर इंटरवल्स पे। तो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स हैज़ अ प्री डिफाइंड रेंज। इस तरह की जो सैम्पलिंग होती है वो बेसिकली इसकी प्री डिफाइंड रेंज होती है एंड हैंस दिस सैम्पलिंग टेक्निक इज द लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी जो है वो कम होती है। ये सिमिलर टू सिंपल, ये बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से सिमिलर मतलब फेमिलियर होती है और सिमिलर होती है, मीन उससे मिलती जुलती है, लेकिन बट इट इज़ यूजुअली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। लेकिन ये एज कम्पेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये ईजियर हो जाती है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब कि ईजी टू कंडक्ट, हम लोग इसको ईजीली कंडक्ट कर सकते हैं। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर, ठीक है, इसमें तमाम जो पॉपुलेशन के जो लोग होते हैं उसको नंबर्स के साथ लिस्ट किया जाता है, रैंडम जनरेटिंग नंबर्स के साथ लिस्टिंग किया जाता है, वैसे ही उनको लिस्ट किया जाता है नंबर्स के साथ, मीन उनको नंबर्स दे दिए जाते हैं और फिर उनका रेगुलर बेसिस में उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक हो गया। इंडिविजुअल आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, वही बात आ गई। आगे है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इज अ मेथड इन विच रिसर्चर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू स्मॉलर ग्रुप्स दैट डोंट ओवरलैप बट रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। अब इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, इंटायर पॉपुलेशन को। वाइल सैम्पलिंग दीज ग्रुप्स कैन बी ऑर्गेनाइज एंड देन ड्रॉ अ सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप सेपरेटली। कहते हैं कि सैम्पलिंग के दौरान ग्रुप्स को बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक सैंपल को ड्रा किया जाता है हर ग्रुप में सेपरेटली, मतलब कि घुसने के लिए या सैंपल को कलेक्ट करने के लिए एक अलग से जो है वो सैंपल को ड्रा किया जाता है। इसमें इन्वॉल्व होती है डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट में डिफर इन इम्पॉर्टेंट वेज, ठीक है, जिनका मतलब कि हर सूरत हाल से मतलब कि एक ग्रुप है वो अलग टॉपिक से रिलेट कर रहा है, दूसरा अलग से, तीसरा अलग से, तो इसका मतलब कि हर ग्रुप की जो है वो अलग से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट उसके वे होते हैं। इट अलाउज यू ड्रा मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल, ठीक हो गया। ये बेसिकली अलाउ करती है कि हम लोग एक प्रिसाइज कंक्लूजन जो है वो मतलब कि ड्रॉ कर सके, ये इंश्योर करते हुए कि सब ग्रुप जो है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है एक सैंपल को।
आगे है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड वेयर द रिसर्चर डिवाइड द इंटायर पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस और क्लस्टर दैट रिप्रेजेंट आ पॉपुलेशन। इसमें भी क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है वो पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। Clusters are identified and included in a sample based on demographic parameters like age, sex, location। मतलब कि इसमें जो है एज का अलग से पोर्शन बन गया, सेक्स का अलग से पोर्शन बन गया, लोकेशन का अलग से पोर्शन बन गया, इस हिसाब से जो है वो क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं। This make it very simple for a survey creator to derive effective inferences from the feedback। जो जिन लोगों ने सर्वे करना होता है उन लोगों के लिए जो है ना ये बहुत ईजी रहता है, बहुत हेल्पफुल रहता है। Involves dividing the population into subgroup, ठीक है, but each subgroup should have a similar characteristic to the whole sample instead of sampling individual from each subgroup. You randomly select entire subgroups। ठीक हो गया। आगे है जी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की टाइप्स में कन्वीनियंस सैंपल आ गया, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल आ गया, पर्पसिव सैंपल आ गया एंड एट द एंड स्नोबॉल सैंपल आ गया। तो हम लोग कन्वीनियंस सैंपल के बारे में पढ़ते हैं जो बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप में है। तो दिस मेथड इज डिपेंडेंट ऑन द ईज ऑफ एक्सेस टू सब्जेक्ट सच एज सर्विंग कस्टमर एट अ मॉल और पैसेज बाय ऑन अ बिजी स्ट्रीट। कहते हैं कि बेसिकली ये मेथड जो है वो डिपेंड करता है ईज ऑफ एक्सेस पे टू सब्जेक्ट सच एज, मतलब कि जब हम लोगों ने कस्टमर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं किसी मॉल में या किसी पैसेज में, ठीक है, किसी भी बिजी स्ट्रीट में, तो हम ये जो कन्वीनियंस सैंपल है ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूजुअली टर्म एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द रिसर्चर ईज ऑफ कैरिंग इट आउट एंड गेटिंग इन टच विद द सब्जेक्ट। ठीक हो गया। रिसर्चर्स हैव नियरली नो अथॉरिटी टू सेलेक्ट द सैम्पल एलिमेंट। कहते हैं कि इस कन्वीनियंस सैंपल में इस रिसर्चर को कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो सैम्पल एलिमेंट्स को है वो सिलेक्ट कर ले, एंड इट्स प्योरली डन बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी। लेकिन ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी पे बेसिकली डन करता है, उस पर डिपेंड करता है, एंड नॉट रिप्रेजेंटेटिवनेस, मतलब कि प्रॉक्सिमिटी पे बेस्ड करता है, रिप्रेजेंटेटिवनेस पे बेस्ड नहीं करता। दिस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर आर टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन एंड कलेक्टिंग फीडबैक। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तब यूज होती है जब हमारे पास जो है टाइम हो, ठीक है, और हमारे पास कॉस्ट लिमिटेशन हो, ठीक है, और अपने फीडबैक को कलेक्ट करने के लिए। In situation where there are resource limitations such as the initial stage of research, convenience sampling is used। कहते हैं कि ये तब उस सिचुएशन में भी यूज़ होती है जब आप लोगों का जो है इनिशियल स्टेज चल रही है, मीन आप लोगों की इब्तदाई स्टेज चल रही है रिसर्च को कलेक्ट करने के लिए, और आप लोगों के पास रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, मीन रिसोर्सेज की कमी है, तो आप लोग कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। A convenience sample simply includes the individual who happen to be most accessible to the researcher। ठीक हो गया। कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होती है सिंपली इसमें इंक्लूड होता है इंडिविजुअल हु हैपन टू बी द मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। दिस इज एन ईजी एंड इनएक्सपेंसिव वे टू गैदर इनिशियल डाटा। मतलब ये ईजी भी है और इनएक्सपेंसिव मीन चीपर भी है, ठीक है, बट देयर इज नो वे टू टेल इफ द सैम्पल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस जनरलाइजेबल रिजल्ट। कहते हैं कि जब जो सैम्पल है वो अगर हम लोगों ने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया तो तब हम लोग को अपनी तवक्को के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल सकता। ठीक हो गया। आगे है जजमेंटल और प्रोपोजिव सैम्पलिंग। तो इसमें भी फॉर्म ऑफ द डिसर्शन ऑफ द रिसर्चर है, ठीक है। रिसर्चर प्योरली कंसीडर द पर्पस ऑफ द स्टडी। इसमें जो रिसर्चर होता है वो कंसीडर करता है पर्पस को स्टडी के, ठीक है, अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट audience। For instance, when researchers want to understand the thought process of people interested in studying for their master's degree, the selection criteria will be, are you interested in doing your master's in, and those who respond with a no are excluded from the sample। बेसिकली जजमेंटल है, मीन इस पर आप लोग डिसीजन मेकिंग आप लोग करते हैं, आप लोग लोगों को जज करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब रिसर्चर ने अंडरस्टैंड करना होता है लोगों का थॉट प्रोसेस के वो जो स्टडी कर रहे हैं, जो वो डिग्री कर रहे हैं, क्या वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो फिर वो उस तरह का कह लो कि एक क्वेश्चन टाइप बना लेते हैं या बच्चों से ऑरली ही क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर तो बच्चे कह दें जी नो, तो फिर वो चीज़ जो है वो सैम्पल में इंक्लूड हो जाती है। फिर उससे उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, उनको सैम्पल मिल जाता है कि जिस मतलब टॉपिक से रिलेटेड वो कह लो कि सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं। This type of sampling involves the researcher using their judgment to select a sample that is most useful for the purpose of the research। ठीक है, मतलब वही जजमेंट जब आप लोगों ने जज करना है कितने बच्चे जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हैं और कितने नॉट इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वो ये जो जजमेंटल पर्पसिव सैम्पलिंग है तो ये बेस्ट है।
इट इज़ ऑफन यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, बेसिकली ये क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, वेयर द रिसर्चर वांट्स टू गेन डिटेल नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक फिनोमेना rather than make statistical inferences. Statistical inferences बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे आप लोगों के प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, क्योंकि जिस तरह की जो हमारी सैम्पलिंग है क्वालिटेटिव, जिसमें आप लोगों को नॉलेज जो है वो डिटेल से चाहिए होता है, तो इस वजह से आप लोग जो है ये वाला इंटरव्यू की बेस पे ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछ के जो अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो एन इफेक्टिव पर्पसिव सैम्पल मस्ट हैव क्लियर क्राइटेरिया एंड रेशनेल फॉर इंक्लूजन। कहते हैं कि जो इफेक्टिव पर्पसिव सैम्पल है इसका एक क्लियर क्राइटेरिया भी होता है और इंक्लूजन के लिए भी एक रेशनेल साबित होता है। आगे वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग है कि सिमिलर टू अ कन्वीनियंस सैम्पल, ये भी कन्वीनियंस सैम्पल से जो है वो मिलती जुलती है। वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पल इज मेनली बेस्ड ऑन ईज ऑफ असेस, जो कि हम लोगों ने कन्वीनियंस में भी पढ़ा था। इंस्टेड ऑफ द रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट and directly contacting them, people volunteered themselves by responding to a public online survey. Voluntary response samples are always at least somewhat biased, as some people will inherently be more likely to volunteer than others. कहते हैं कि ये बेसिकली कन्वीनियंस सैम्पल से मिलती जुलती है, इसमें भी हम लोग बेस्ड करते हैं ईज ऑफ असेस पे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ द रिसर्चर चूजिंग पार्टिसिपेंट एंड डायरेक्टली कॉन्टेक्टिंग दैम, मतलब कॉन्टेक्टिंग का मतलब कि इसमें हम लोग ना इतना पार्टिसिपेट करते हैं और ना हम लोग इतना जो है कॉन्टेक्ट करते हैं पीपल से या वॉलंटियर से, ठीक है। इन रिस्पॉन्ड कम किए बगैर हम लोग को जो है वो काम अच्छा मिल जाता है। तो वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पल्स आर ऑलवेज एट लीस्ट समवट बाइस्ड, एज सम पीपल विल इनहेरेंटली बी मोर लाइकली टू वॉलंटियर देन अदर्स। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है बेसिकली तब यूज़ हम लोग करते हैं, ये हमारी लास्ट वन सैम्पलिंग है, ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट को ट्रेस करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ रही हो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जब हम लोगों ने उन पर मतलब कि कोई रिसर्च करनी हो, ठीक है, लेस पीपल्स के लिए हम लोगों ने कोई रिसर्च करनी हो, तो उस चीज़ के लिए हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सच केसेस में क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो उनको ट्रैक कर लेता है इंटरव्यू से, ठीक है, फिर उनका जो रिजल्ट है वो ड्राइव कर लेता है। रिसर्चर्स आल्सो इम्प्लीमेंट दिस सैम्पलिंग मेथड इन सिचुएशन वेयर द टॉपिक इज हाईली सेंसिटिव एंड नॉट ओपनली डिस्कस। ये तब सैम्पलिंग जो है वो यूज़ होती है जब टॉपिक जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और उसको ओपनली डिस्कस ना किया जा रहा हो, ठीक है। उसको मतलब कि डिस्कस करना दूसरों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो या उसको कह लो कि बिल्कुल पब्लिकली ना करना हो, तो उसको फिर हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट HIV एड्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नॉट मैनी विक्टिम्स विल रेडीली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन। कहते हैं कि कुछ जो विक्टिम्स होते हैं वो मतलब रेडी नहीं होते इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, बट फिर भी हम लोग कह लो कि इसको यूज़ करते हैं। Still, researchers can contact people they might know or volunteers associated with the cause to get in touch with the victims and collect information. तो ये बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप लोगों ने जब कोई बहुत ही कम्प्लेक्स डाटा कलेक्ट करना है जो कि आप लोगों को ऑनलाइन सर्विस से या आप लोगों को दूसरों से इंटरव्यू करने से नहीं मिल रहा, तो देन आप लोग फिर जो इनके जो बनाने वाले होते हैं जिन पे सब कुछ ये बीत चुकी होती है, फिर आप लोग उन विक्टिम्स को पकड़ते हैं और देन उनसे इंटरव्यू लेके अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। ओके जी, तो अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड को नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के साथ। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है ये बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम लोग सैंपल को कलेक्ट करते हैं लार्जर पॉपुलेशन से, ठीक है, मेथड बेस के जरिए और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के जरिए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है ये भी बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक ही है जिसमें रिसर्चर जो है वो सैंपल को सिलेक्ट करता है अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के साथ रेदर देन रैंडम सिलेक्शन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है बेसिकली ये रैंडम सैम्पलिंग मेथड है और नॉन प्रोबेबिलिटी जो है ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो है इसमें जो पॉपुलेशन होता है इसको हम लोग रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं आर्बिट्रेरीली, ठीक हो गया। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड जो इसमें जो रिसर्च होती है वो कंक्लूसिव होती है और जो नॉन प्रोबेबिलिटी में रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी होती है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर इज मेथड ऑफ डिसाइडिंग द सैंपल द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक आर कंक्लूसिवली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक हो गया। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमें ये चीज़ तो पता है कि सैम्पलिंग मेथड जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो इसमें जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक रिप्रेजेंट्स होते हैं वो ऑल में स्पीड होते हैं, मीन के इसमें मतलब के बार बार उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मीन के कभी कभार जो है इनको जो डेमोग्राफिक्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है।
टेक्स लॉन्गर, ये अब हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि टेक्स लॉन्गर टू कंडक्ट सिंस द रिसर्च डिज़ाइन डिफाइन द सिलेक्शन पैरामीटर्स बिफोर द मार्केट रिसर्च स्टडी बिगिन। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है रिसर्च को डिज़ाइन के लिए जब तक मार्केट में पहले से उस तरह की रिसर्च आ ना जाए। दिस टाइप, और जो दूसरी है सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड इज क्विक, ठीक है, सिंस नाइदर द सैम्पल और सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द सैम्पल आर अनडिफाइंड। मतलब कि इतनी क्विक होती है कि बाज़ औक़ात मार्केट में पता भी नहीं होता कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस होने वाली है, तो लेकिन जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी जो है उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर देती है। Probability sampling method क्या है कि this type of sampling is entirely unbiased and hence the result are unbiased too and conclusive। इसमें ये unbiased होती है बेसिकली, और जो इसका रिजल्ट भी unbiased आते हैं। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है this type of sampling is entirely biased and hence the result are biased too, ठीक हो गया, rendering the research speculative। इसलिए बेसिकली biased होती है, रिजल्ट भी इसका biasness में ही आता है। आगे प्रोबेबिलिटी है कि इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग देयर इज एन अंडरलाइंग हाइपोथेसिस बिफोर द स्टडी बिगिंस एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू प्रूव द हाइपोथेसिस। कहते हैं कि सबसे पहले जो है इसमें हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया जाता है, और जो फिर एट द एंड उसके ऑब्जेक्टिव मेथड भी होते हैं वो भी उसके हाइपोथेसिस को प्रूव कर देते हैं। मीन के स्टार्ट में भी हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया और एट द एंड जो रिजल्ट निकला उन्होंने भी हाइपोथेसिस को डिफाइन कर दिया। जो नॉन प्रोबेबिलिटी है सैम्पलिंग है, इसमें हाइपोथेसिस ड्राइव आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी, मतलब कि जब रिसर्च स्टडी को कंडक्ट कर लिया जाता है तब हाइपोथेसिस को ड्राइव किया जाता है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि स्टार्ट में भी हाइपोथेसिस कंडक्ट किए जाते हैं और एट द एंड फिर उनको रिलेट किया जाता है। होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स के बारे में भी और प्रोबेबिलिटी की टाइप्स के बारे में भी और आल्सो सैम्पलिंग के बारे में डिस्कस किया है कि सैम्पलिंग क्या होती है। फिर एट द एंड मैंने इन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।